दो चीजों पे जरा आपसे समझना चाहेंगे। एक तो मोदी वर्सेस राहुल क्यों होगा, क्योंकि ये होने का कोई वो नहीं है, इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसने ऐसा कहीं नहीं कहा है। और थोड़ी देर के लिए अगर वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाए तो क्या जो 2019 में स्थिति थी या 2014 में स्थिति थी कि मोदी जी के ऊपर सबका विश्वास था, अब मोदी जी में वो चमक बाकी रह गई है कि चमक पे थोड़ा फर्क पड़ा है? और राहुल गांधी को क्या उतने ही ढुलबुल माना जा रहा है या वो भी एक चेंज राहुल गांधी? एक एक प्रश्न ये। और दूसरा जो एक सबसे मेरा है कि ये स्पेसिफिक मणिपुर की बात होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में, कि जो सारी चीजें उसको कवर करना चाहिए? अभिषेक जी। देखिए आनंदवर्धन जी, अभी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मैं आपको थोड़ी देर पहले की घटना बताता हूँ। मेरी नज़र एक ट्वीट पर पड़ी है, क्योंकि आपने ट्रोल आर्मी और भक्त ऐसे लोगों की बात की, प्रोफेसर साहब का जिक्र किया जो आपके मित्र हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले एक मैं नेशनल चैनल का एक क्लिप देख रहा था ट्विटर पे, वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, और उसमें नीचे दिखाया जा रहा है कि 3 सरकारें अविश्वास प्रस्ताव पे गिरी। आप ध्यान दीजिएगा इस पर। 1990 वीपी सिंह, 1997 देवेगौड़ा और 1999 अटल बिहारी वाजपेयी। वो देखकर मैंने कहा कि न्यूज चैनल के एंकरों ने संभवतः पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, जबकि ये सारी सरकारें कॉन्फिडेंस मोशन पे गिरी हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नहीं गिरी हैं। तो जब न्यूज एंकरों की हालत ये है, वो एक तरह से ट्रोल आर्मी के ही सदस्य हैं। गोदी मीडिया के जो न्यूज एंकर हैं वो ट्रोल आर्मी से कम नहीं है। आपने देखा होगा कि वो 2 ब्रेड के बीच में खीरा रख के सैंडविच बना करके एक एंकर महोदया है वो दिखा रही हैं, तो कमोबेश सब वही है। तो जिस प्रकार से जिस एंकर को पता है कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये बेसिक फर्क नहीं पता है, भला वो इस तरह की से डिबेट टेलीविजन पे करा रहा है, तो इससे दुनिया में हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो दुर्गति हुई है, जिस स्तर पर भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहुंच चुका है, भारत की रैंकिंग पहुंच चुकी है, वो ऐसे ही नहीं पहुंची है। एक सामान्य सी चीज जो किसी को भी आती है। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, कि राहुल गांधी के आने के बाद किस तरह की परिस्थितियां हैं और क्या होगा आने वाले वक्त में मोदी वर्सेस राहुल के बाद। तो मोदी वर्सेस राहुल तो देखिए संसद में ही होगा। भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय व्यवस्था है, यहाँ हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। ये तो जैन हवाला कांड में जब नाम आ रहा था तो आडवाणी जी ने पर्दा हटने के पहले उन्होंने अटल जी का नाम डिक्लेयर करके एक नई परंपरा डाल दी, नेता घोषित कर चुनाव लड़ने की। नहीं तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई किसी के दौर में नहीं हुआ था कि पहले से नेता घोषित कर चुनाव लड़ा जाए, ये पहली बार हुआ। और आज यही काम बीजेपी कर रही है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम को ढालने की कोशिश, कि मेरे नाम पर चुनाव जीते लोग और मेरे ही नाम पर सरकार बने, मैं ही सरकार, मैं ही संविधान, मैं ही राष्ट्र, सब कुछ मैं ही हूं, इस तरह के हालात बनाने की कोशिश। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक बेसिक फर्क है। राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक आदमी है। राहुल गांधी ने पार्टी में जब यूथ कांग्रेस के अफेयर को देखना शुरू किया, एनएसयूआई के अफेयर को देखना शुरू किया, तो ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया भी राहुल गांधी ने शुरू की। आपको याद होगा 2006, 7, 8 कोई दौर था। वो एक डेमोक्रेटिक आदमी है। तो आपको बता दूं, वो क्लिप के किसी दिन मिलेगी, मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब पे मौजूद है। एक नेशनल चैनल के प्रोग्राम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए मैंने लाइव टेलीविजन पे सुना था, जब वो कह रहे थे कि गुजरात की पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा। किस लिए रखा, जरा सुनिएगा तो आश्चर्य होगा, कि जिन ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होगा उनके लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब डेमोक्रेसी को जमीन पर ही क्रश करने की जो प्रक्रिया है वो उनके दिमाग में पहले से है। वो क्लिप मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा, कहीं से मिल ही जाएगी, एक बड़े चैनल की क्लिप है। तो ये बात जब गुजरात का मुख्यमंत्री कह सकता है सरेआम, बहुत बेशर्मी के साथ चैनल पर आकर कह सकता है कि जहां चुनाव नहीं होंगे निर्विरोध चुनाव हो जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पंचायतों में चुनाव नहीं करवाने देना चाहते हैं, वो निर्विरोध निर्वाचन चाहते हैं, और सिवान का सांसद शहाबुद्दीन जो सिवान शहर के वार्ड में कोई चुनाव न हो, निर्विरोध उसके कैंडिडेट जीत जाए, इन दोनों में फर्क क्या है? डेमोक्रेसी को क्रश करने की कोई भी कोशिश कोई भी व्यक्ति करता है, दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति खड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव और ये माहौल जो देश का है, राहुल वर्सेस मोदी तो नहीं हो सकता। देश बहुत बड़ा है। अगर राहुल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिला तो उड़ीसा से सीटें क्यों नहीं आती हैं, तमिलनाडु से क्यों नहीं आती हैं, पंजाब से क्यों नहीं आती हैं? ये सीटें सिर्फ काऊ बेल्ट से ही क्यों आती है? गुजरात के बाहर आप देखें तो हिंदी भाषी भारत से सीटें क्यों आती हैं?
ये सारे सवाल इतने महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनकी सत्ता, उनकी पार्टी, चूंकि आत्म केंद्रित से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित पार्टी अब हो चुकी है, तो इस यहाँ पर सब कुछ कसौटी पर है। आने वाले वक्त में देखने को आपको मिलेगा कि होता क्या है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी चूंकि डेमोक्रेटिक व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग नहीं हुई है। राजनीतिक ट्रेनिंग जो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की होती है, आपने भी पत्रकारिता में आने से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक आइडियोलॉजी का हिस्सा आप रहे थे और आपने काम किया, आपने देखा है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। नरेंद्र मोदी कभी नहीं रहे। और मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी और राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी बिल्कुल एक ही अंदाज में हुई है। एक ऐसा नेता जिसने कभी पंचायत और यूनिवर्सिटी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, 25 जुलाई 1997 को बिहार में मुख्यमंत्री बनाई गई और अक्टूबर 2007 में 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। कौन सी संसदीय समिति में या विधायिका की समिति में नरेंद्र मोदी ने काम किया है? किस स्टैंडिंग कमेटी का वो हिस्सा रहे? बतौर सांसद या बतौर विधायक या बतौर विधान पार्षद उन्होंने कब किसी बहस में हिस्सा लिया है? सीधे वो मुख्यमंत्री पहले बने हैं, लेजिस्लेचर बाद में बने हैं। कोई डेमोक्रेटिक लर्निंग नहीं, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उनके राजनीतिक जीवन काल में कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि आप किसी व्यक्ति को सीधे टॉप पर बिठा दें और उसके बाद उनको डेमोक्रेटिक लर्निंग देनी शुरू करें, तो वो व्यक्ति आकर के फिर डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी के मामले में हुआ है। संसद में भी यही हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष, अब सोचिए, जिस देश में मीडियोक्रिटी, मीडियोकर लोगों को चुनकर अच्छी जगहों पर बिठाना ये परंपरा बना दिया जाए, लोकतंत्र में कोई कहीं भी बैठ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब यही क्राइटेरिया बना दिया जाए कि आप औसत दर्जे के व्यक्ति हैं, यही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है मंत्री बनने के लिए, जिम्मेदार पदों पर बिठाए जाने के लिए, तो फिर भगवान ही मालिक है। एचआरडी मिनिस्टर कैसे कैसे लोगों को बनाया गया, अब तो नाम बदल दिया गया। खैर, आप देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रिविलेज मोशन आ जाए, लेकिन सोमनाथ चटर्जी के व्यक्तित्व के सामने हम लोगों ने अपने होशो हवास में पीएस संगमा और सोमनाथ चटर्जी को देखा। जीएमसी बालयोगी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रह चुके थे, वो पूरे देश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री, एक सांसद जो मुख्यमंत्री बन चुका है लेकिन अब तक उसने इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा बतौर सांसद उसके राइट्स रिजर्व है। बीजेपी के लोग कहते रह गए कि इनको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने देना है, उन्होंने आत्मा को छोड़ दिया। ये खुद तय करें, क्योंकि वो सांसद है, हम रोक नहीं सकते उनको, और सरकार उसी एक वोट से गिर गई थी। तो ऐसे लोगों को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर देखा गया है। और आज क्या हो रहा है? लोकसभा अध्यक्ष जैसा पद, जिसके पास क्वाजाई जुडिशियल पावर है, वो पद यदि, वो संवैधानिक पद यदि विवादों के घेरे में आ जाए, तो अब इसके आगे बचता क्या है? किस प्रकार से सदन के अंदर आप उम्मीद करते हैं? मुझे तो डर है कि पता नहीं कोई टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए और राहुल गांधी की माइक बंद ना हो जाए। अभिषेक जी, चलते चलते आपसे एक और छोटा सा सवाल। इस सेशन के बाद जहां तक मेरी उम्मीद है, जो विधानसभा इलेक्शन है उस समय शीतकालीन सेशन होना है एक, जो नवंबर के लास्ट में या सेकेंड वीक में होगा, तब तक चुनाव डिक्लेयर हो चुके होंगे विधानसभा के। उस दृष्टि से भी क्या ये इंपॉर्टेंट है विधानसभा के चुनाव भी, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को उन चुनाव में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, विपक्ष की एकता के लिए, अपने को रेलेवेंट रखने के लिए, और राहुल गांधी की जो एक न्यू फाउंड लीडरशिप है उसको इंटैक्ट रखने के लिए। ये जो विधानसभा इलेक्शंस है वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। सर, मैं कह रहा था कि जो बात आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो हो रही है, और खास करके जो संसद का सत्र है, ये देखिए, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता है, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कि संभवतः ये संसद का आखिरी सत्र है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ले चुका है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो भारतीय जनता पार्टी को बुरे दौर में भी साथ देता रहा है लोकसभा चुनाव में, ये तीनों राज्य अब 2018-19 वाले मोड में नहीं है कि विधानसभा में किसी की भी सरकार बन जाए, लोकसभा में वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में खड़े रहेंगे। इन तीनों राज्यों की सत्ता गंवाने के बाद या सत्ता में आने की मंशा टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जाना उसके लिए सबसे बड़ा बुरा सपना हो सकता है। आज अखबार में मैंने एक चीज देखी है, वो न्यूज पोर्टल्स पे कुछ, मध्य प्रदेश में ट्राइबल समाज कांग्रेस से मांग कर रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये एक छोटी बात नहीं है,
ये ट्राइबल समाज का, आदिवासी समाज का कांग्रेस की तरफ बढ़ते भरोसे का प्रतीक है कि अब वो वहां डिमांड करने की हैसियत तक पहुंच गया है। अब वो लाभार्थी चेतना के दायरे से बाहर निकल चुका है। ये मामूली बात नहीं है। और ट्राइबल समाज भारत में एक बड़ा फर्क है सवर्ण और ओबीसी वर्ग के वोटिंग पैटर्न में और दलित और आदिवासी वर्ग के, एससी और एसटी वर्ग के वोटिंग पैटर्न में। एससी और एसटी वर्ग यदि एक बार किसी दल विशेष के साथ किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में अपनी निष्ठाओं को जोड़ता है तो सिर्फ एक चुनाव 3 महीने 4 महीने के लिए नहीं जोड़ता है, वो कम से कम 1 दशक के लिए जोड़ता है। ये देखा गया है। कांग्रेस से संबंध टूटे तो लंबे समय तक टूटे रहे, और जब जुड़ रहे हैं बसपा के साथ जुड़े तो लंबे समय तक जुड़े रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की मांग और छोटी छोटी घटनाओं पर, इंडिकेशंस पर यदि ध्यान दिए जाए तो ये बहुत बड़ा है। और चलते चलते एक छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, आपने संबित पात्रा और मणिपुर इंचार्ज का जिक्र किया। देखिए, मणिपुर में भले ही संबित पात्रा इंचार्ज थे, इनके पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग थे और आरएसएस पीछे से वहां काम कर रहा था और दूसरे टूल्स भी थे। संबित पात्रा जैसों की अहमियत क्या है? हम और आप एक ही इलाके से आते हैं। हम लोग के यहाँ जब शादियां होती है तो आपको याद होगा कि गांव में, मोहल्ले में एक आध महिलाएं ऐसी होती है जो शादियों में गाली देने की रस्म होती है, गाली गाने की, जो उसमें जिनकी एक्सपर्टीज होती है, और उनको लोग शादियों में बड़ी आवभगत करके बुला के रखते हैं कि नहीं, ये कहीं रिश्तेदारी में ना चली जाए, उस वक्त इनका रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे बुलंद आवाज इन्हीं की है, सबसे बढ़िया गाली यही दे सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के टूल, हालांकि वो गुड ह्यूमर में होती है, मैं उन लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टेलीविजन पे परमानेंट गाली देने के लिए एक से एक टूल तैयार करके रखे हैं। संबित पात्रा उसके आप कह सकते हैं कि बेकॉन हो सकते हैं, जो पथ प्रदर्शक हो सकते हैं कि पहली बार वो इस तरह से प्रवक्ताओं की भाषा जो टीवी पर हुआ करती थी, उस भाषा से अलग हटके एक अलग तरह की भाषा को टेलीविजन में इंट्रोड्यूस करके ले आया थी। इसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जी जी, मैं अभिषेक जी, लेकिन मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बीजेपी में तो मार धाड़ है कि हमें ले लो, क्योंकि गाली गाने वाले वहां इतने ज्यादा तादाद में हैं कि उनके यहाँ दिक्कत यह है कि कैसे सिलेक्शन करिएगा आप। अनुराग ठाकुर सर, एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब देखिए अजीत पवार के बारे में कल किस तरह के शब्दों का प्रयोग अमित शाह ने किया है, देश के गृह मंत्री ने, सब पूरे देश ने देखा है कि अब आप अच्छी जगह आ गए। यानी हर जगह से जिस फील्ड में जो एक्सपर्टीज है जिसके पास, बीजेपी के शब्दों में अजीत दादा चक्की पीसिंग, अब वो कोऑपरेटिव में कथित तौर पर कैसे घपले होते हैं। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरी पार्टी कोई है जिसमें कोई भी करप्ट आदमी शायद ही मिलेगा, तो शरद पवार के नेतृत्व में बची खुची एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बची खुची शिवसेना है। उससे ज्यादा साफ सुथरे लोगों की पार्टी इस देश में नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको इंपोर्ट कर बीजेपी अपने पास ले गई है। जितने टूल है इस तरह के जिनको वो ला सकते थे अपने पास, वो होता है ना कि पीपल के पेड़, आप हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो सारे राजनीति में जो कार्बन डाइऑक्साइड बीजेपी ने, यानी भ्रष्टाचार के जितने चिन्ह बीजेपी ने देखे थे, अब वो सबको समाहित कर चुके हैं अपने अंदर।